वेलकम टू सैम अकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है ना, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों की भी हेल्प करने के लिए वीडियो को उनके पास शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी जो हर वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लाइक के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं ऐसे ही आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको देती रहूँगी, और इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा, बिल्कुल। इसमें ये है नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये मैंने इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वे मैं आपको करवा दूंगी, और ये जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर हैं इससे रिलेटेड, चाहे वे HTET के हों, चाहे वे DSSB के हों, या फिर आपके नेट के हों, KVS के हों, NVS के हों, ठीक है। ये सारे आपके जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर है वे आपके सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि जो ये मैंने नोट्स बना रखे हैं वे सारे PYQ को मिला के ही मैंने ये आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको PYQ क्वेश्चन आंसर के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि असिस्टेंट जो प्रोफेसर की जॉब होती हैं उनके भी PYQ क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता या आप कह लो सिंधु सभ्यता, ठीक है। पत्थर के मोती के आभूषण मिले हैं। सबसे पहले क्या है कि पत्थर के मोती के आभूषण इसके अंदर मिले हुए हैं, ठीक है। खोज किसने की थी? खोज की थी 1878 में कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1868 में कनिंघम के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता कह लो या फिर आप सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। यहाँ से पत्थर के मोती के आभूषण मिले हुए हैं। पशुपति या शिव, यानी कि पशुपति किसको कहा जाता था? शिव को। शिव की पूजा शिव की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। वहाँ पर बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग भी किया जाता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय में बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है। खोज किसने की थी? 1848 में कनिंघम ने की थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामियम में मेलुहा कहा जाता था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता था? मेलुहा कहा जाता था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोहरे मुख्यतः यातायात में मिली। आयताकार जो है मोहरे वे है मुख्यतः आयताकार शेप में मिली हुई हैं। 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ मिली हुई हैं। 3 बैलगाड़ियाँ मिली हुई हैं। वे किस चीज़ की बनी हुई है? वे आपकी कांसे की बनी हुई हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है ये, यहाँ से शुरू से कर लेते हैं। इसमें मैंने ये मोहनजोदड़ो की 2 क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। पहले इसके अंदर मोहनजोदड़ो की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिल मकान, खिलौने और मोहरे और उन पर पशु आकृतियाँ और लिपि चिन्ह मिले हुए हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन आंसर PYQ में ऐसे आ जाता है ये कि समाधियाँ या फिर बड़ा स्नानागार था वो कहाँ पर मिला? तो वो आपका कहाँ पर मिला था? आपका वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था, ठीक है। इसके अंदर समाधियाँ भी, तालाब भी, 2 मंजिल मकान है, खिलौने, मोहरे, पशु आकृतियाँ
और लिपि चिन्ह मिले हैं इसके। ठीक है। हड़प्पा और चान्होदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है ना। हड़प्पा और चान्होदड़ो से कांसे की बैलगाड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है ना, कांसे की बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता है। ठीक है। मोहरे मुख्यतः आयताकार में मिली है आपकी। किस आकार में मिली है आपकी? आयताकार आकार में मिली हुई है। 2 पहिए वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियाँ मिली हुई हैं। 3 बैलगाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है। खोज आपकी 1868 में कनिंघम के द्वारा की गई थी। सबसे अधिक द्रष्टव्य है क्या है? बरगद का पेड़। जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे अधिक द्रष्टव्य यानी कि देखने में क्या अच्छा है? सबसे बरगद का पेड़ है आपकी। पुजारी की मूर्ति मिली है। जो हड़प्पा सभ्यता से किस चीज़ की मिली हुई है मूर्ति? पुजारी की मूर्ति मिली है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। ठीक है। बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग उस समय पर हुआ करता था। आपका PYQ क्वेश्चन आंसर है ये आपका। ठीक है। DSSB का। ठीक है ना, कि उस वह सभ्यता कौन सी है जिसमें बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था? तो नाव का प्रयोग और बैलगाड़ी का प्रयोग आपका हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। या ऑप्शन में कई बार सिंधु घाटी सभ्यता भी आपका दे देता है। ठीक है। उसके हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होता है। फिर आ जाता है आपका सबसे अधिक तांबे का प्रयोग होता था। ठीक है ना। ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन आंसर ये आ जाता है कि वे कौन सी सभ्यता है जिसमें सबसे अधिक तांबे का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी सभ्यता आपकी? वो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का प्रयोग उस समय पर किया जाता था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले चांदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ पर सबसे पहले चांदी का प्रयोग होना शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच। ठीक है। यह कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थान है। जो मेसोपोटामियम है वो आपकी जो कांस्ययुगीन सभ्यता कह लो या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। ये एक ही नाम है। ये आपका नाम थोड़ा आपको कन्फ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपका कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थान कौन सा है? मेसोपोटामिया। ठीक है। इसके आगे आ जाता है हमारा मोहरे वर्गाकार, गोल और ढोलना आकार में मिली हैं। जो उसकी हड़प्पा सभ्यता की मोहरे होती थी वे किस आकार में मिली हुई है आपकी? वर्गाकार आकार में, आपकी गोल में और ढोलनाकार आकार में जो मोहरे मिली हुई हैं। हड़प्पा टीले की खुदाई 1921 में की गई। ठीक है। हड़प्पा से टीले की खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। मोहरों पर सर्वाधिक श्रृंगी वृषभ का अंकन किया गया है। ठीक है ना। तो किसका मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन किया गया है? वृषभ का। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका इसमें से जो मोहरे से रिलेटेड आपका हर पेपर में क्वेश्चन आंसर आता है, चाहे वो एस्टेट का हो या DSSB का हो आपका या फिर नेट का हो, क्योंकि ये सारे मैंने PYQ ही ले रखे हैं। ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना वो आपके PYQ का ही वर्ड है। ठीक है। और वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना। इससे आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जितनी भी इन PYQ क्वेश्चन आंसर हैं आपके वे यहाँ इधर हैं। ठीक है। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो वो कहाँ पर स्थित है? वो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर। ठीक है। टीकरे में नाव का रेखा चित्र जो 3000 ईस्वी पूर्व का है।
जो उस समय पे जो मोहनजोदड़ो थे उस स्थान पर जो टीकरे मिले हुए हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर किसका चित्रांकन किया हुआ है? नाव का, ठीक है ना, नाव का रेखा चित्र है। और वो किस समय पहले का माना जाता है? वो आपका 3000 ईस्वी पूर्व समय पहले का आपका माना जाता है। कुकुंतमान या वर्षभ या हम्पड़ बुल, ठीक है, हम्पड़ बुल टेराकोटा शिल्पों में बनी है, ठीक है ना। कुकुंदमान वर्षभ या हम्पड़ बुल टेराकोटा शिल्प में बनी हुई है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास ने की थी, ठीक है। किसने की थी? राखलदास के द्वारा 1922 में की गई थी। नृत्यांगना की मूर्ति मिली, लंबाई उसकी कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, नई दिल्ली में वो रखी गई है। जो मोहनजोदड़ो है उससे नृत्यांगना की मूर्ति मिली है और उसकी हाइट आपके पूछ ले तो जैसे आपके नेट के एग्जाम में ऐसी डिटेल आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो 10.5 सेंटीमीटर है उसकी। और वो अब कहाँ है? तो वो अब है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ढोकरा धातु तकनीक अपनाई है। उस समय पे जो मोहनजोदड़ो था उस समय पर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो ढोकरा धातु तकनीक का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें मोम निकाल कर निर्माण करने की विधि अपनाई जाती है, ठीक है। विधि का संबंध ब्रांज कास्टिंग से है। जो ये टोकरा धातु है इस विधि का संबंध किससे है? ब्रांज कास्टिंग से है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मोम में इसमें क्या किया जाता था? इस तकनीक में मोम निकालकर निर्माण करने की विधि अपनाई जाती थी। जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है उसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता उसको मुर्दों का टीला कहा जाता था, ठीक है ना। ये आपका एक बार आपका स्टेट में क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। और RSS में भी 2 साल पहले आया था आपके कि वो कौन सी सभ्यता है जिसे मुर्दों की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है ना। मुर्दों की सभ्यता कौन सी? आपकी मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और जो स्टेट में पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था कि जो कौन सी सभ्यता है जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, तो कौन सी है? वो मोहनजोदड़ो आपकी, ठीक है। 1922 में खोज मार्शल के निर्देशन में राखलदास द्वारा की गई थी। राखलदास ने 1922 में की, किसके निर्देशन में की? किस अंग्रेज अधिकारी के निर्देशन में? मार्शल अंग्रेज अधिकारी के निर्देशन में उसने मोहनजोदड़ो की खोज की है, ठीक है। इतना याद होगा आपको। अब आ जाता है दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति। जो मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला? दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। साल ओढ़े व छोटे दाढ़ी योगी की मूर्ति। एक तो दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति, एक साल ओढ़े हुए शॉल को ओढ़े हुए छोटे दाढ़ी योगी की भी मूर्ति मिली हुई है। पुजारियों की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। त्रिफूलिया में अलंकरण है, ठीक है। जो पुजारी की मूर्ति मिली हुई है उसका अलंकरण कैसा है? त्रिफूलिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका नर्तकी कांस्य से निर्मित लास्ट मोम तकनीक द्वारा, ठीक है ना। जो नर्तकी की जो कांस्य से निर्मित मूर्ति है वो किस तरह बनाई गई है? वो कौन सी तकनीक के द्वारा बनाई गई है? वो आपकी लोस्ट मोम तकनीक के द्वारा बनाई गई है आपकी, ठीक है। मातृका देवी की मूर्ति टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा आपकी पक्की मिट्टी, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है? आपकी पक्की मिट्टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नटराज की मूर्ति चोल काल की प्रसिद्ध मूर्ति है। जो नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है वो
किस शासनकाल में बनाई गई है? वो तो चोल काल के अंदर बनाई गई है। जब चोल वंश का शासन था तो उनके समय पर नटराज की मूर्ति का निर्माण हुआ है। जो माता देवी की मूर्ति है वो मरण मूर्ति सामग्री से बनी हुई है। ठीक है ना, जो माता देवी की ये वाली मूर्ति है ये किससे बनी हुई है? ये मरण मूर्ति सामग्री से बनी हुई है। ठीक है, माता देवी या मदर गॉड्स या देवी माँ, ये आपको आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है आपका। मातर का देवी ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, या मदर गोडसा या देवी माँ। एक एग्जाम में इसका जो जैसे कि नेट का एग्ज़ाम था उसमें आपका मदर गोडसा लिखा हुआ था, ठीक है ना। जो एचटेट का पेपर था आपका उसमें आपका मातर का देवी लिखा हुआ था। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया बाय चांस, भाई एग्जामिनर टफ करने के लिए आपका दूसरा नाम दे दी, ठीक है ना। तो आपको सभी इसके नाम याद होने चाहिए, मातर का देवी हो या मदर गॉड्स हो या देवी माँ हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है? ये टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी आपकी, ठीक है। जो पुजारी की मूर्ति है, ये जो पुजारी की मूर्ति है वो त्रिफूल या अलंकरण में तो बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। कौन से पत्थर से बनी हुई है यार? सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों हो गई, पुजारी की मूर्ति सैलखड़ी से, मातृका देवी की टेराकोटा से, ठीक है। प्रमुख विशेषता जो आपकी मातृका देवी है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पंखनुमा आकार की टोपी, ठीक है। इसकी मदर गॉड्स है, देवी माँ है, या इसको कह लो आप मातृका देवी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है पंखनुमा आकार की टोपी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो स्नानागार में पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो स्नानागार है उसकी पूर्व दिशा में, ठीक है ना, ईस्ट दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? वो कुषाण काल में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे मैंने आपके PYQ क्वेश्चन आंसर के नोट्स बना रखे हैं आपके, ठीक है। और ये मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम इतना बच रहा है कि पूछो मत नहीं इन नोट्स से, ठीक है ना। मेरा भी इन नोट्स से काफ़ी टाइम बचा हुआ था, मतलब हालांकि मेरी 1 साल के लगभग मेहनत लगी, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे जब रिवीजन करी मैंने खुद से ही। जब मैंने रिवीजन करी अपने एग्ज़ाम के लिए तो मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मुझे एग्ज़ाम के प्रॉपर मतलब कुछ दिन पहले रिवीजन के लिए ये नहीं कि मुझे बुक उठानी पड़ी, ठीक है ना। इतनी मतलब मैंने कई सारी बुकों से ये PYQ क्वेश्चन आंसर लगा के फिर नोट्स बनाए ना, तो मेरा एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर हो गया था आसानी से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी किसी तरह की दिक्कत आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो नोट्स हैं इसको 3-4 इस वीडियो को भी देख लोगे ना, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। नर्तक दड़ टेराकोटा से संबंधित है, ठीक है ना। वर्षभ मोहर सैलखड़ी से बनी हुई है, ठीक है। जो नर्तक दड़ है वो टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी से, एक नर्तक दड़ मिला है जो पक्की मिट्टी से यानी कि टेराकोटा से बना हुआ है। जो वर्षभ मोहर है वो आपकी सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। ये जो वर्षभ मोहर है, ज़्यादातर मोहरों पे वर्षभ की आकृति बनी हुई है और वे सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई हैं वे सारी मोहरें, ठीक है। अब आ जाता है ये था आपका मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। ये आपका सारा था मोहनजोदाड़ो के बारे में। किसकी खोज किसने की? 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी, ठीक है ना। इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। डाडी वाले योगी की मूर्ति इसके अंदर मिली हुई है। पुजारी की मूर्ति मिली हुई है जो कि सैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, ठीक है ना। एक नटराज की मूर्ति मिली है, ठीक है। और वो जो नटराज की मूर्ति है वो चोल काल के समय में बनी हुई है, ठीक है। जो नर्तकी कांस्य की जो मूर्ति मिली है वो लॉस्ट मोम तकनीक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और जो मातृका देवी की उसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया, किस से बनाई है? वो आपके टेराकोटा से वो आपकी बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। और इसके ये आपका आया था टीकरे में नाव का रेखांचित जो 3000 ईस्वी पूर्व का, ये सन नहीं पूछा गया था लेकिन मैंने लिख दिया,
ठीक है ना। बाय चांस आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर टफ करने के लिए सन पूछ ले कि मतलब कितने साल पहले की है, कौन सी सन की है, ठीक है ना, तो इस टाइप की। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है आपका? काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये आपका कन्फर्म है, आपको मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ से एक जुते हुए खेत मिले हैं। जो कालीबंगा है वहाँ से हमें एक जुते हुए खेत मिले हैं, यानी कि एक खेत है जो जोत रखा है, यानी कि बुवाई के लिए तैयार कर रखा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है ये। ठीक है, कहाँ पर है ये? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर। ठीक है, उत्खनन कार्य यानी कि इसकी खुदाई का कार्य कब हुआ था? 1953 में बी लाल एवं बी के थापर ने किया था। ठीक है ना, इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? बी लाल एवं बी के थापर के द्वारा सन 1953 में इसका खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था तथा ये चूड़ियाँ पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, जो कालीबंगा था वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चूड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादातर चूड़ियाँ ही बनाई जाती थी और इसका क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, और ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये चूड़ियाँ पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, बेलनाकार तेंदूर। ठीक है ना, ये चीज़ भी कालीबंगा से मिली है आपकी। ठीक है, ये सारे मैंने PYQ क्वेश्चन आंसर लगा रखे हैं। फिर आ जाता है आपका एक अलग से PYQ क्वेश्चन था, आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता है। जो आलमगीरपुर है वहाँ भी हमें हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली है कि यहाँ भी हमें हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना के सहारे हिंडल नदी पर स्थित है। जो आलमगीरपुर है वो कहाँ है? वो उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के सहारे हिंडल नदी पर स्थित है। खोज किसने की थी? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज किसने की थी? 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इनकी खोज की थी। ठीक है, हो गया। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसका खोज का कार्य किसने किया था? 1953 में बेबीलाल और बी के थापर के द्वारा किया गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध था? ये चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना, यहाँ पर पत्थर की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो आलमगीरपुर था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, यमुना नदी के सहारे हिंडल नदी पर स्थित था। और जो आलमगीरपुर की स्थापना जो खोज थी वो किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी करनी है। एक बार एग्ज़ाम हो ना, उससे पहले दिन मतलब 3-4 बार तो आप देख ही लोगे वीडियो को, और उससे पहले भी स्पीड से एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को। सारे क्वेश्चन आंसर आपके हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मोहनजोदड़ो। ये इसके PYQ क्वेश्चन आंसर बच गए थे तो मैंने अलग से भी लिखे हुए हैं। ठीक है ना, वहाँ पर स्पेस भी नहीं था। से प्राप्त नटराज की मूर्ति की ऊंचाई 7 इंच है। देखो, नटराज की मूर्ति का जिक्र तो मैंने किया था, लेकिन फिर मुझे एक PYQ क्वेश्चन मिला कि उसमें ऊंचाई पूछी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड छुड़ना नहीं चाहिए आपका। ठीक है ना, तो मूर्ति की ऊंचाई 7 इंच। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है आपकी? 7 इंच। पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में चीता, हाथी, गैंडा तथा भैंसा का अंकन किया गया है। आपका ये HTET में भी आया हुआ है आपका। ठीक है, ये DSSB में भी आपका PYQ क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका नेट में भी पूछा गया है। ठीक है ना, ये पूछा गया था कि पशुपति की जो मोहर है, पशुपति की मोहर पर जो योगी की मूर्ति है उस पे किन किन का अंकन किया गया है। ये आपको जैसे 4 नाम दे रखे थे। ठीक है ना, जिसमें किसी में चीता, गाय, हाथी, गैंडा दे दिया, किसी में भाई घोड़ा, हाथी, ठीक है, गैंडा, भैंसा दे दिया। ऐसे आपके ऑप्शन बना रखे थे, तो सही ऑप्शन क्या था आपका? चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है ना, उनका अंकन आपका किया गया है पशुपति की मोहर पर। ठीक है ना, पशुपति की मोहर किसकी है? वो आपकी शिव की है। पशुपति की मोहर किसकी है आपकी? वो शिव की है, जो एक योगी की मुद्रा में है। ठीक है ना, भगवान शिव।
सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता यानी कि आपकी सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता कह लो, कहीं कहीं पर आपका ऑप्शन में मिल जाए तो हड़प्पा सभ्यता भी कर देते हैं आपका, ठीक है। ये आपका एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए लिख सकता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक नगरों की संख्या 2 है, ठीक है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हो। जो सिंधु सभ्यता है यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें परिपक्व प्रमाणिक नगर 2 ही माने गए थे जो पूर्ण रूप से विकसित थे। तो कितने थे वे आपके? 2 थे। एक था आपका हड़प्पा और दूसरा था आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मैंने अलग से आपके लगा दिए थे मोहनजोदड़ो के। फिर आ जाता आपका आगे सिंधुकालीन कला। सिंधुकालीन कला यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कहीं कहीं प्राप्त की, हड़प्पा सभ्यता भी दे देता था, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा विकसित शहर तो आपका यहीं था, ठीक है। ये आपका ऐसे आ जाता है। देखो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने PYQ क्वेश्चन आंसर बन रहे थे वे मैंने अलग टॉपिक बना के हड़प्पा का उसमें डाल दिए, ठीक है ना। जो मोहनजोदड़ो थे आपके, मोहनजोदड़ो की जो PYQ क्वेश्चन आंसर थे वे मैंने अलग से पेज पे PYQ थे वे सारे अलग कर दिए, टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। चैनल को सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रही। और मेरे वो मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसका दिल से धन्यवाद, ठीक है। अब आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक है ना। 2 शहर सबसे विकसित थे, कौन कौन से थे आपका? एक हड़प्पा और दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये आपका है। फिर इसमें आ जाता है एक आपका मेन लोथल, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से शहर थे आपका? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। फिर एक और था आपका कालीबंगा। ये इसके मेन शहर थे, ठीक है ना, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास था, ठीक है ना। जो लोथल था आपका, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? लोथल को, ठीक है ना। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1954 में इसकी खोज हुई थी गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना। खोज की कब हुई थी? 1954 में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। खोज रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। जो लोथल है वो आपका पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए, ठीक है ना, प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि जो पश्चिमी एशिया से जितने भी व्यापारी आते थे वे लोथल की जगह पर आकर बंदरगाह पर रुकते थे और वहीं से अपना जो है अपने जहाज़ हैं वहीं से अपना सामान लाद के अपने देश में ले जाते थे, ठीक है ना। जो लोथल है वहाँ से हमें तांबे से बना हंस मिला है। लोथल है वहाँ हमें क्या मिला है? तांबे से बना हुआ हंस मिला हुआ है, ठीक है ना। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1957 से 1958 में इसका उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य इसका शुरू हुआ था, ठीक है। खोज 1954 में किसने की थी? रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है। इसी को ये मैंने उसको कह दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, लघु हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता किसको कहा जाता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट हैं ये, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये ही सबसे विकसित शहर थे उस समय पे और लोथल को लघु के रूप में इन दोनों का नाम दिया गया है आपका, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका लोथल है चित्रित पात्र पर
पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण हुआ है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चित्रित पात्र पर पंचतंत्र की कहानी का चित्रण हुआ है। लोथल से विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम गोदीवाड़ा या बंदरगाह डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोथल से विश्व प्रसिद्ध प्राचीन गोदीवाड़ा या बंदरगाह में डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, ये आपका PYQ क्वेश्चन आंसर आया था एक बार TSSB में कि जो याक गार्ड का साक्ष्य मिला वो कौन सी सभ्यता से मिला हुआ है, तो वो आपकी लोथल बंदरगाह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका ध्रुत लोमड़ी का अंकन कहाँ से मिला हुआ, आपका लोथल से मिला है। ध्रुत लोमड़ी का अंकन आपका कहाँ से मिला है, आपका लोथल से मिला है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना भी कहाँ पर मिला है, आपका लोथल के अंदर। ठीक है, मन के बनाने का काम कहाँ पर किया जाता था, आपका लोथल सभ्यता के अंदर किया जाता था। ठीक है, ये आपकी सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले हैं। लोथल से आपके 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें सती प्रथा का अनुमान मिलता है, यानी कि लोथल के समय पर सती प्रथा का अनुमान मिलता है, यानी कि उस समय पर सती प्रथा का प्रचलन था। जेड हार या मनके से निर्मित हार। ठीक है, शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं। लोथल सभ्यता से आपके शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं। अलंकृत ईंटें, वृत्ताकार ईंटें मिले हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो लोथल था आपका। ठीक है, लोथल से आपके जेड हार या मनके के हार मिले हैं, शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं और वृत्ताकार ईंटें मिली हुई हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका आगे सारी सभ्यता जितने तीनों चार जितने भी सिंधु घाटी की सभ्यता हैं वे सारे मैंने डिटेल से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था, इंडस वैली के नाम से, इंडस वैली के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसमें जो पुरातत्वविद इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहते थे। जो हड़प्पा सभ्यता थे उसको पुरातत्व की सभ्यता बोलते थे, मृतक पात्रों की सभ्यता भी बोलते थे। लाल व काली पकाई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता से है वहाँ से लाल और काली पकाई मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रमुख स्थल कौन से हैं, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है ना, ये इसके प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने के निर्देशन में किया गया था। ठीक है ना, सर जॉन मार्शल, हाँ दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के अंग्रेज अधिकारी मार्शल के निर्देशन में किया था। ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर, रावी नदी के तट पर स्थित है आपकी। ठीक है ना, इसके बाद नीचे आ जाता है आपका फिर धोलावीरा गुजरात जिले के कच्छ में स्थित है। ये आपके पूछे जाते हैं कि धोलावीरा कहाँ पर है, तो धोलावीरा कहाँ पर है, ये सीधा एचटेट का पिछले जो साल हुआ था आपका एचटेट का पेपर, उसमें आपका पूछा गया था कि धोलावीरा कहाँ पर है, तो वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में सरस्वती व दृश्यती नदियों के शुष्क स्थानों में स्थित है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है ना, जो राखीगढ़ी है वो आपका ऐसे भी आ सकता है कि कहाँ पर है, तो आपका हरियाणा नाम हो तो हरियाणा में। ठीक है ना, और ये पूछा जाए कि राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल है तो आपका ऐतिहासिक स्थल है, आपको किसी भी तरह ये पूछ सकता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका बकरी, गीदड़, हिरन आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित किए गए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी तो जो बर्तन थे लाल या काली मिट्टी के जो बर्तन थे, ठीक है ना, उन पर बकरी के, गीदड़ के और हिरण के चित्र बने हुए हैं। ये आपको याद रखना है।
ठीक है ना। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखो पेपर में है ना कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपके लिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर मिट्टी के बने बर्तन भांडों पर बनाए जाते थे। वे बर्तन लाल रंग करके पकाए गए थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये क्या कहना चाहता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मिट्टी के बर्तन भांडे हैं भी बनाए जाते थे और उन पर लाल रंग की चित्रकारी की जाती थी या लाल रंग करके पकाए गए होते थे वे, ठीक है ना। तो लाल रंग का और काले रंग का ये मान के चलो प्रयोग हुआ है। अगर रंगों की बात आ जाए ना तो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वे किस रंग के बर्तन थे, तो आपके लाल और काला आपको याद रखना है, ठीक है। बर्तनों पर मानव आकृतियाँ यानी कि माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। बर्तनों पर मानव आकृति और माता देवी की मूर्तियाँ चित्रित की गई हैं आपकी। वनस्पति पशु पक्षी कुकुद युक्त बैल, ठीक है ना, या बारहसिंगा तथा मछली के परिष्कृत रूप ज्यामितीय अभिप्रायों से गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग किया गया है जो आदिम शैली जैसा लगता है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो बर्तनों पर किस तरह के चित्र बने हुए हैं, मानव आकृतियों के चित्र बनाए दे, यानी कि देवियों के चित्र, मानव में देवियों के चित्र, वनस्पति के चित्र, पशु पक्षी के, बैल के, आपके बारहसिंगा के, मछली के भी चित्र मिले हुए हैं। और वे सारे ज्यामितीय आकार में, बहुत सारे चित्र वो आपको ज्यामितीय आकार में यानी कि ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो चित्र मिले हुए हैं, ठीक है ना, से गोल अर्धचंद्राकार में तिरछी रेखाओं आलेखनों का प्रयोग किया गया है जो किस शैली से मिलता जुलता है, वो आदम शैली से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त मोती मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिली है। इसके अतिरिक्त ये कह रहा है कि जो इसके अतिरिक्त और क्या मिला है आपका, मोती मनके एवं प्रसाधन सामग्री मिली हुई है, ठीक है ना। आपको टॉपिक वाइज भी करवा दिए हैं, ये आपके अलग से पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो वैसे भी आपके मैंने ये करवा दिए हैं आपके। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्त्र योजनाबंद नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मरण मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता से सहस्त्र योजनाबंद नगर, अनाज भंडार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं और मरण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, एक तो हड़प्पा है, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। यही जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके व्यापारिक केंद्र माने जाते थे, व्यापारिक केंद्र माने ठीक है, ये उस समय के व्यापारिक केंद्र माने जाते थे। ये तीनों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उससे रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो चुके, जितने भी PYQ थे आपके। इसके बाद आ जाता है आपका चित्र संयोजन के सिद्धांत। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे ही जाते हैं, तो अपना अच्छे से याद कर लेना चीज़ें, ठीक है। कला में संतुलन कृति में स्थान संरचना का तरीका है। ये पूछा गया था कि कला में संतुलन क्या है, तो कला में संतुलन क्या है, कृति में स्थान संरचना का तरीका है, ठीक है ना। चित्र में केंद्रीयता प्राय यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए। पूछा जाता है कि चित्र में केंद्रीयता, एक चित्र बना हुआ है आपका, उसमें केंद्रीयता कहाँ होनी चाहिए, तो वो यांत्रिक केंद्र के समीप होनी चाहिए आपकी। चित्र में भार से तात्पर्य दृष्टिगत भार से है। ये आपका पूछा जाए सारे कि मैंने लिख रखे हैं। तो चित्र में भार से क्या तात्पर्य है, भार से क्या तात्पर्य है आपका, दृष्टिगत भार से। जब हम चित्र को देखते हैं तो हमारी चित्र में दृष्टि जिस पर पड़ती है, सबसे पहले जो मेन है केंद्र में, जो सेंटर में, तो उस पे जो पड़ती है तो वो एक दृष्टिगत भार समझा जाता है। चित्र भूमि का केंद्र भारहीनता अथवा शून्य की स्थिति में होता है। जो चित्र भूमि का केंद्र होता है वो भारहीनता अथवा शून्य की स्थिति में होता है। भार का संबंध किससे है, भार का संबंध संतुलन से है,
ठीक है ना। भार का संबंध किससे है आपका? भार का संबंध संतुलन से है, ये आपको याद रखना। दृष्टिलघुता का संबंध परिप्रेक्ष से है। दृष्टिलघुता का संबंध किससे है? परिप्रेक्ष्य से है। चित्र संयोजन के सिद्धांत, सहयोग, सामंजस्य, चित्र संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। उसमें से या तो ये पूछ लेगा चित्र संयोजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, नहीं में एक गलत दे देगा, या आपसे ये 3-4 लिख देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा कौन से हैं। तो आपको कौन कौन से हैं? सहयोग एवं एकता, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह है, या आप लय कह लो उसको, प्रमाण या अनुवाद, ठीक है ना। ये आपके चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं। तो आपको सारे ये अच्छे से 6 के 6 आपको याद रखने हैं। तो इन 6 में से आपका कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। कौन कौन से आपके? सहयोग, एकता, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह है, या फिर लय, प्रमाण या अनुपात है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को अंतराल कहते हैं। ये कह रहा है कि चित्र की लंबाई व चौड़ाई के अंतराल को के विस्तार को क्या कहा जाता है? अंतराल कहा जाता है, ठीक है ना। जो चित्र होता है वो आपका द्विआयामीय होता है, ठीक है ना। द्विआयामी होता है। जो मूर्ति होती है वो आपकी त्रिआयामी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई प्लस गहराई भी होती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दृष्टिगत भार संयोजन के संतुलन से जुड़ा है। जो दृष्टिगत भार होता है वो संयोजन के संतुलन से जुड़ा होता है। चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग क्या कहलाता है? विरोधाभास, ठीक है ना। अगर चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो विरोधाभास आपका कहलाता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका एक और रह गया इस पेज पे। स्थितिजन्य लघुता में दृष्टि के कोण के कारण आकारों में छोटापन आता है। स्थितिजन्य लघुता में दृष्टि के कोणों के कारण आकारों में छोटापन आता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अदृष्टि बिंदु का संबंध आँख से तथा क्षैतिज रेखाओं से है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अदृष्टि बिंदु का संबंध आँख से तथा क्षैतिज रेखाओं से है। रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो F.A. टायर के द्वारा। रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आपका F.A. टायर के द्वारा दिया गया है। न्यूयॉर्क के थे ये, और 1915 में इनका जन्म हुआ था। 1915 में जन्म, और कहाँ के थे ये? न्यूयॉर्क के थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मैं फिर से कह रही हूँ, आपके मतलब विश्वास करके चलो, ठीक है ना। आपके विश्वास में ही आपकी जीत है। मुझे नहीं लगता मेरे ये नोट्स पढ़ने के बाद कोई आंसर आपका रहेगा, कोई भी, मतलब एक भी, मैं ये कह रही हूँ, देखो एक तो हो ही सकता है, वो पता नहीं कहाँ से निकाल के दे एग्जामिनर, लेकिन मुझे उसका भी मतलब कम ही लगता है कि आपका रहेगा। आपसे मेरे नोट्सों से ना आपके कन्फर्म पूरे के पूरे जो 60 नंबर होते हैं ना, वही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिसके भी पेपर में है आपका, जैसे नेट का है आपका, जितने भी नंबर के आते हैं, ठीक है ना। नेट है DSSB में जैसे 100 नंबर का आपका, नेट में जितने भी कंप्लीट नंबर हैं आपको मतलब पास तो ये करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है ना। तो आपको शक में बिल्कुल रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपना विश्वास से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। इन वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद ना हो पाए। ऑटोमेटिक चीज़ें हमें 3-4 बार रिपीट होने के बाद तो है ना, वैसी चीज़ याद रह जाती हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। चित्र में एक सरसता समाप्त करना प्रभाविता का कार्य है। ये आपका HTET का PYQ है, आपका पिछले HTET का जो हुआ था, ठीक है ना। उसमें पूछा गया था जो चित्र में एक सरसता समाप्त करना किसका कार्य है, ठीक है ना। ये आपको पूछा गया था। ये आपका सामंजस्य का कार्य है, ठीक है ना। ये आपका प्रभाविता का कार्य है, ये आपका सहयोग का कार्य है, या एक सरसता का किसका है? ये प्रभाविता का कार्य है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया था। प्रभाविता के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। चित्र में प्रभाविता के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक सरसता को समाप्त करना, ये आपका पूछा गया था, ठीक है ना।
सहजता प्रदान करना, मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना, सहयोग भाव उत्पन्न करना। ठीक है ना। इसके क्या है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, सरसता को समाप्त करना, सहजता प्रदान करना चित्र में है जो उसके मुख्य विषयों को अभिव्यक्त करना और उसको सहयोग भाव उत्पन्न करना प्रभाविता का कार्य है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका चरणों का सही क्रम। सबसे पहले सही क्रम में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सही क्रम में सबसे पहले वर्ण, फिर विश्लेषण, फिर व्याख्या और फिर निर्णय, ये आपके आएंगे। ठीक है। फिर आ जाता है आपका वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है, तो आपका संयोजन का महत्व सर्वोपरि है। ठीक है। चरणों का सही क्रम में सही क्रम वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या और निर्णय है। वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है, तो आपका संयोजन का महत्व सर्वोपरि है। दृष्टिगत भार संतुलन से संबंधित है। ठीक है ना। दृष्टिगत भार देखो ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो एक स्टेट में मान लो, तो ये दोबारा अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये फिर आपके किसी और पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है। अभी मुझे ध्यान नहीं, मुझे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये वाले नोट्स बनाए हुए। ठीक है ना। तो दृष्टिगत भार संतुलन से संबंधित आपका। फिर आपका आ जाता है, बस ये आपका अगला टॉपिक आ गया। ठीक है ना, ये मैं अगली वीडियो में करवा दूँगी। ठीक है ना, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसके अंदर मैं इसको करवा दूँगी इस टॉपिक को। चलो ये 1-2 है इसके अंदर बस, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक ख़त्म ही हो गया। माध्यम एवं प्रविधियाँ। तेल चित्रण के लिए भिन्न आधार का प्रयोग किया जाता है। तेल चित्रण के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कैनवास का, कास्ट फलक, बोर्ड, इनका आपका तेल चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तेल रंग के लिए प्रयोग किया जाता है तेल चित्रण के लिए। इसका आविष्कार कब हुआ, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ। किसके द्वारा किया गया, आइक बंधुओं ने इसका आविष्कार किया था। ये आपका DSSB में पूछा गया था। ठीक है ना, कि जो आइक बंधुओं ने किसका आविष्कार किया था, तेल चित्रण का, या फिर तेल चित्रण का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो वो आपका आइक बंधुओं के द्वारा किया गया था। तेल रंग में कैनवास सबसे उपयुक्त धरातल है, यानी कि जो कैनवास है आपका, ठीक है ना, वो तेल रंग के लिए सबसे उपयुक्त धरातल माना गया है। ठीक है। यह आधुनिक माध्यम भी है, यानी कि जो आधुनिक है माध्यम है तेल रंग का, उसमें भी आपका कैनवास सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है आपका। ठीक है। फिर आ जाता है आपका रेम्ब्रांड, रूबेंस, टिशिया को बेजोड़ माना जाता है, यानी कि तेल रंग चित्रण में किसको बेजोड़ माना जाता है आपका, तेल रंग चित्रण में रेम्ब्रांड को, रूबेंस को और टिशिया को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चित्रण किया है तेल रंग में। ठीक है ना। तेल रंग पैट्रिक का समावेश अधिक होता है। तेल रंग में पैट्रिट का समावेश सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये जो आपका हमारा अगला टॉपिक है माध्यम और विधियाँ, यानी कि कौन से माध्यम में रंगों का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले हमारा तेल रंग है। ठीक है ना, वैसे रिवाइज करते चले हैं। इसके लिए हमें कैनवास, कास्ट फलक और बोर्ड चाहिए होता है। ठीक है ना। कैनवास जो तेल चित्रण का, उसका आविष्कार किसने किया, आइक बंधुओं ने किया। ठीक है ना, इसका आविष्कार किसने किया, आइक बंधुओं के द्वारा किया गया था। कब, 15वीं 16वीं शताब्दी में इसका। और जो तेल रंग के लिए सबसे उपयुक्त है इन तीनों में, तो उसमें है सबसे उपयुक्त आपका कैनवास। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और सबसे अधिक चित्रण किसने किया है, रेम्ब्रांड, रूबेंस और टिशिया ने इसके अंदर किया है। तेल रंग में पैट्रिक का समावेश अधिक माना जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है ना, फिर आपके मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, फिर लोथल, ये आपको इसके बारे में बताए हुए हैं। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कह लो। ठीक है ना। खोज किसने की थी, कनिंघम के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1878 में। ठीक है ना। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी। कौन कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं, माता तरका देवी, पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है ना। नाव और बैलगाड़ी
भी इस सभ्यता में मिली हुई है। जो बैलगाड़ियाँ हमें किसकी बनी हुई है, जो 3 बैलगाड़ियाँ हुई आपकी कांस्य के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। ये तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो आपका हंस है वो कहाँ से मिला हुआ है, तो वो आपका हंस कहाँ से मिला था, आपका लोथल से, ठीक है ना। ये आपका पूछा गया था नेट में, हंस वाला जो है आपका PYQ वो आपका नेट के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना, आपस में पूछते रहते हैं, ठीक है ना। उस एग्ज़ाम में मिक्स होते रहते हैं, तो इसलिए सभी एग्ज़ाम को रिलेटेड मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। और 3 से 4 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।